नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं कृपा शंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे राजनीति की भी बात करेंगे और महाकुंभ के बारे में बात करेंगे। महाकुंभ की अगर बात की जाए तो आज जो है आस्था का विषय बन चुका है महाकुंभ, जो 144 साल के बाद जो है महाकुंभ लगी हुई है प्रयागराज में। आज देश के हर कोने से हर कोई चाहता है कि वहाँ पर जाके स्नान करें, लेकिन कुछ लोगों को भड़काया भी जा रहा है, कुछ इसमें राजनीति भी हो रही है। आखिर में क्या है इसके पीछे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कृपा शंकर सिंह जी से, जो एक उत्तर भारतीय नेता तो है ही, देश के भी नेता है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर में हकीकत क्या है महाकुंभ की और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, वंदे मातरम। क्या कहेंगे सर, महाकुंभ में हर कोई आज जाना चाहता है, लेकिन सबके मन में यही होता है कि वहाँ जाके हम फंस जाएंगे, बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो वहाँ पर बहुत गर्दी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो हकीकत क्या है और वहाँ क्या सरकार फेल लग रहा है आपको? इतने बड़े इस महाकुंभ में जी, प्रयागराज में जो देख रहे हैं, मैं तो खुद जाके आया हूं। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जी, जहां इतनी संख्या में गैदरिंग आस्था के साथ, ये है हमारा सनातन धर्म, बिल्कुल, ये है हमारी आस्था। लोगों में जिसको जाना जा रहे हैं, जो ये बैठ के सोच रहा है कि भीड़ होगी, ये होगा, वो होगा। एक दुर्घटना हुई, उसकी मतलब उसका दुख है। कुछ लोग जाने गए, उसका दुख है। लेकिन प्रयागराज तो है, ये प्रयागराज तो दोगुना चौगुना बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इतने बड़े, जैसे आज माघ पूर्णिमा है, आज के दिन लगभग 4 से 5 करोड़ लोग का स्नान होगा, ऐसा अनुमान है जी। और सवेरे जो 10:30 की बुलेटिन थी कि 1.30 यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जाम लगा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इकट्ठे लोगों का आना हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस भीड़ में अगर 1 करोड़ 30 लाख लोग सवेरे से अब तक स्नान किए हैं, तो सुविधा नहीं तो और क्या है। कुछ लोग समझे में नहीं आ रहा कि महाकुंभ है क्या, और जिनके समझ नहीं आ रहा कि सनातन धर्म है क्या, वो इस ढंग की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग हैं। मैंने कहा नहीं, एक घटना हुई जी, उस घटना का दुख है। हालांकि उस पर भी क्यों ऐसी घटना घटित हुई, उसकी चिंता माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से उसकी निगरानी में है। देश के गृह मंत्री पूरी तरह से महाकुंभ की देखरेख में लगे हुए हैं। अब बताइए, आप पूरा जो है एक एक मुख्यमंत्री प्रदेश के अपने सारे मल्ले को लेके खुद जा रहे हैं, उनके साथ परिवार जा रहा है, तो मैं तो प्रणाम करूंगा, मैं साधुवाद दूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनके सभी अधिकारियों को और सारे जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे अन्य लोग हों। इतना बड़ा साधु संतों के मेला को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं यही कहूंगा कि ये क्षण है, मैं तो जाके आया हूं, डुबकी लगाने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लगता था कि जिस अमृत पान के लिए लोग परेशान थे, डुबकी लगाने से वो अमृत हमको मिल जाएगा, तो मिल गया। और मैं कहूंगा कि जिस ढंग से जिसकी आस्था है, 26 तारीख तक शाही स्नान है, मुझे लगता है 27, 28 2-3 दिन और चलेगा। लेकिन लोग जाने वाले जा रहे हैं और जाएंगे, इसलिए कोई अगर इस ढंग की बात करता है तो मैं यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। इस पवित्र त्योहार को, इस पवित्र कार्यक्रम को, इस पवित्र स्नान को डुबकी लगा के अपने मन का जो अंदर कुछ कटता है वो खत्म करें। जिसके मन में भावना है कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण बस नहीं जा पा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मीडिया में और सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि 20-20 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर जाम है और जा नहीं पा रहे हैं, या उनके मन में ऐसा घर कर गया कि वहाँ जाऊँगा तो फंस जाऊँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, आज परिस्थिति जो है माघ पूर्णिमा की, मैंने कहा 4 से 4.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे और सुबह इतना कर चुके हैं। कुछ चीजें थी
जाम लगा हुआ था, 20-20 किलो तक लोग उतर के गए। आस्था है उनकी। रेलवे स्टेशन पे 2-4 घंटे के लिए रेलवे में मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वो भी रोका गया था। लेकिन फिर वो ट्रेन चल रही बाकायदा, लोग मतलब चल रहे हैं। असुविधा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन आस्था को देखते लोग असुविधा नहीं। अरे सर पे गठरी लेकर के, बगल में बच्चे को लेकर के पैदल जा रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी, हर हर गंगे, जय जय गंगे, जय प्रयागराज, जय ये, वो नारा लगाते चल रहे हैं जी। पैदल चल रहे हैं, 10-15 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन कुछ आज सवेरे से पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वो 4 बजे सवेरे से वहाँ बैठ के टेलीविजन में पूरी तरह से मॉनिटरिंग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी जो वहाँ के प्रशांत कुमार जी वो बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, और बाकी कल बड़े बड़े 52 अधिकारियों को फिर से और लगाया है, ट्रैफिक वाले को लगाया है कि भाई जाम क्यों हो रहा है। तो पूरी व्यवस्था को देखने के लिए व्यवस्था तो की हुई थी, लेकिन होता है ना ऐसी भीड़ जब आ जाएगी, जगह तो प्रयागराज को बढ़ा नहीं सकते, उसी जगह में लोग जाना है, इसलिए थोड़ी असुविधा हो सकती है। बट आस्था में जो लोग जा रहे हैं उनको सुविधा मिली कि नहीं मिली। अरे ट्रेन में देख रहा हूँ इसे धकेल के जा रहे हैं, ट्रेन वही है, बोगी डबल तो नहीं कर सकते, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो नहीं बना सकते, फिर भी आस्था ऐसी है कि एक आदमी पहले सर डाल रहा है फिर पैर धकेल के जा रहे हैं, ये आस्था है, उसको प्रणाम करता हूँ। सर, महाकुंभ के बाद अब थोड़ा राजनीति की बात करते हैं। अभी अभी दिल्ली चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने जीती है, देखा जाए 2025 का पहला चुनाव था और उसमें कामयाबी मिली है। खासकर उसमें देखा जाए तो उत्तर भारतीयों का बड़ा योगदान रहा है, यूपी बिहार के लोग भी वहाँ पर थे। तो क्या कहेंगे सर, दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए 2014 के बाद लोगों में विश्वास बढ़ा जी, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो। उत्तर भारत विश्वास इसलिए बढ़ा कि विकास के नाम पे कुछ हो नहीं रहा था, और 2017 में जो उत्तर प्रदेश सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद वाराणसी से सांसद हैं जी, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास क्यों रुका हुआ है। और आज मैं कह सकता हूँ कि जिस ढंग से रास्ते, जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस ढंग से हवाई जहाज, जिस ढंग से हवाई पट्टियाँ, जिस ढंग से और स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ जो की जा रही है और उद्योगपति जा रहे हैं, तो आने वाले समय में मुंबई या कलकत्ता में जो पलायन होता है वो नहीं हो पाएगा, वो रुकेगा। एकदम से तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे रुकेगा। 3-4 साल 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर आज विश्वास बात है। एक समय था कपड़े के जब आता था लोग ओनली बोलते थे, ओनली विमल यही कहते थे ना। बिल्कुल। आज लोग बोलते ओनली कमल। तो ये जनता को लगता है कि हमको क्या चाहिए। देश की जनता ने स्वीकार किया। 10 साल सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, अगर उससे जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जमुना के पानी में हम नहाएंगे, जमुना के पानी में हाथ पैर धोने नहीं जा रहे हैं लोग, हम दिल्ली को ऐसा बना देंगे कि लोग देखने आएंगे, तो विश्वास लोगों ने किया। 10 साल ऐसा नहीं है। क्या लोकतंत्र 3 भागों में बटा हुआ है जी। एक है आश्वासन, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद। दूसरी होती योजना बनाते हैं। तीसरी होती वचन पूर्ति। ये लोकतंत्र के 3 भाग हैं। वचन पूर्ति कर ही नहीं पाए। योजना बनाई होती, वचन पूर्ति होती, लेकिन उन्होंने कभी कभी बड़ा सपना देख लिया था। वो बड़ा सपना देख के उस चक्कर में लेकिन लोगों को मतलब पता चला कि ये तो आदमी वही है जो अन्ना हजारे जी के साथ वचन दिया था कि मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं कोई सत्ता में नहीं जाऊंगा। जनता के सामने खुली तरह मुख्यमंत्री बनने कहा था कि मैं छोटी कार में चलूंगा, हमको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए। अब आज पता चला कि महल हवेली, तो जनता ने विश्वास नहीं किया। ये जनता द्वारा चुना जाता है आदमी। तो जनता ने विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो इस देश को, इस दिल्ली को कर सकती है, और वही भावना आज बिहार में है और पश्चिम बंगाल में। आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी सशक्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वहाँ सरकार बनेगी। और इवन अब पश्चिम बंगाल की हालत नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, और आने वाले में आदरणीय ममता जी का जो करिश्मा था, जो चल गया, जो जातिवाद को अलग करके काम किया, जो मतलब अलग ढंग से एक कम्युनिटी को लेकर के उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को दिशा दिखाने का प्रयास किया।
जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, और हमारे जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय गृह मंत्री हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी विश्वास रखे, इस देश की जनता जब जब जहां चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, क्योंकि विश्वास बढ़ा है जी। जब विश्वास बढ़ता है तब आदमी उसके ऊपर विश्वास करता है। अब विश्वास बढ़ा है, जो कहा है वो किया है, और जो कहते हैं वो करते हैं। आज विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि देखो, चाहे वो यूक्रेन रशिया का मामला हो, चाहे वो ईरान इराक का मामला हो, चाहे वो नाइजीरिया और इसकी दूसरी जगह में याद नहीं आ रहा, उनका जो भी मामले हैं, लोग भारत की तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं जी कि भारत हस्तक्षेप करे, भारत इसको करे। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे काफ़ी समझौते इजराइल को, गाजा को लेकर के सब हुआ है, उसमें समझौते हुए हैं, लोग मतलब युद्ध विराम करे हैं, और भी छिटपुट घटनाएं देखने को सुनने को मिल रही हैं। इसी तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में ही लगता है कोई न कोई दीवार बनेगी। वो दीवार बनाने का काम भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज जो मतलब अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो मतलब 5 वर्ष गए के बाद राष्ट्रपति बने हैं, उनसे अपनी बातें करेंगे। और जो एक अव्यवस्था दिखाई पड़ी कि हमारे जो भारतीय नागरिक थे वो किसी मतलब कागज की कमी की वजह से और ऐसे पहुंच गए थे, उनको जिन स्थिति में लौटाया गया वो दुखद है। और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर इसका भी निराकरण करेंगे, और जब प्रधानमंत्री लौटेंगे तो सकारात्मक सोच के लेकर आएंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अपना नाइजीरिया हो, चाहे अपना गाजा हो, यूक्रेन हो, ये सब देश जो है इस मानवीय जो एक रूप ले लिया, अमानवीय रूप ले लिया है, उससे हट करके मानवीय रूप में लोग काम करें, देश सुखी रहे। यही हम लोग की ईश्वर से प्रार्थना है। और इस संगम में स्नान करने के बाद जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, और भी संख्या में लोग जाएं, और थोड़ी असुविधा को ये मान के चलें, हमारी आस्था का प्रतीक है। 144 वर्ष के बाद हमको वो दिन देखने को मिला है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में फिर कब आएगा। लेकिन जो जा रहे हैं वो वहाँ संगम से गंगा जल भी लेके आवें, और आकर के जो नहीं पहुँचे हैं उस गंगा जल की एक बूंद भी अगर किसी के घर में पहुँच जाएगी तो उसको पानी के साथ स्नान कर लेंगे, तो वही भाव जो भाव वहाँ जाने के बाद मिलता है यहाँ भी मिल सकता है। सर, आप देश विदेश की बात किए तो देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर तो अपने हिंदुस्तान के हिंदू भी वहाँ पर बहुत से बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन उनको भी सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो वहाँ पर कोई दखल नहीं दिया जा रहा। आपको क्या चिंताजनक विषय है जी। प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री सब लोग पहल कर रहे हैं, और एक लिमिट तक, एक सीमा तक उनको बताया जा रहा है कि ये मत करो। यही भारत देश है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया, क्योंकि बांग्लादेश के लोग सताए जा रहे थे। चाहता तो भारत अपने कब्जे में ले लेता, भारत अपने कब्जे में नहीं लिया, स्वतंत्र राष्ट्र बना करके सौंपा था। ये भारत देश है, भारत की शक्ति है। जब भारत की शक्ति को, हमारी शक्ति तो जो आज की तारीख में डिफेंस में है, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब जाते हैं तो कह के आते हैं कि हमको छेड़ो मत, अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए छेड़ो मत। वार्ता से, बातचीत करके बहुत सारे हल निकाले जाते हैं, निकाले जाएंगे। पहल करो, हल निकलेगा। इसलिए उसके बावजूद भी आज हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदुत्व को तुम अलग नजरिए से मत देखो। हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है, हिंदुत्व एक ऐसा ये क्या कहें, एक ऐसी मतलब ये है पवित्र, हिंदुत्व पवित्र एक ग्रंथ समझ लो, हिंदू की पवित्रता समझ लो। वो कभी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है, न जाति में न वर्ण में। हिंदुत्व यही है जो सबको लेके चलता है, और भारत देश वही करता है। इसलिए भारत देश, हम फिर से कहते हैं कि बांग्लादेश के लोग या कुछ उपद्रवी लोग
जो हमारे मंदिर को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदुत्व को अलग नज़रिए से देखते हैं, मेहरबानी करके उसको बंद करें। और बांग्लादेश आज जो भी परिस्थिति में है, बांग्लादेश की उन्नति के लिए काम करें, बांग्लादेश में ये अपना सामाजिक सौहार्द बने, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब आखिरी क्वेश्चन, जरा महाराष्ट्र की राजनीति से बात करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बन के 3 महीने लगभग हो गए हैं, क्या कहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी का जो इस समय राजनीति चल रही है, खासकर शिवसेना को लेकर काफ़ी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में दिखाया जा रहा है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, कि शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की मतलब कुछ ना कुछ तकरार, कुछ ना कुछ सामने आ कोई तकरार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसा व्यक्तित्व है इस भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री के रूप में, कि जिन्होंने जब समय पड़ी, यही शिवसेना के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल नहीं देखा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जी। और फिर उसके बाद भी महाराष्ट्र प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने। और उनमें या अजीत पवार जी में, यानी राष्ट्रवादी पार्टी या शिवसेना पार्टी, जो दोनों भाजपा के साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है, चर्चाएं होती हैं, हल निकलता है। कभी ऐसा भी होता है, अगर एक गाड़ी है, उस गाड़ी पे सब सवार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि बोझ बढ़ गया है, तो दूसरी गाड़ी की व्यवस्था होगी, तीसरी गाड़ी की व्यवस्था होगी। लेकिन उसी व्यवस्था में दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो सब लोग चल रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हमारा खुद नहीं हुआ, हम कहेंगे हम तो नाराज हैं। इसमें नाराज वराज होने की कोई बात नहीं। कमिटमेंट क्या है कि हम महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे जी। तो तीनों मिलकर के महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे। और मुझे एक कहने में खुशी है कि तीनों, यानी दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं, दोनों पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको नेतृत्व सौंपी है जो मुख्यमंत्री के रूप में, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा यहाँ पे मतलब उनके मार्गदर्शन है। हमारे केंद्र के जब भी मंत्री, उनका मार्गदर्शन है। कभी कभी पॉलिटिकल बात आती है तो आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लोगों से बात करते हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हों, चाहे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हों, और दोनों लोग मिल करके हंस के अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कई जो कौन छटपटा रहा है, कौन बौखला रहा है, वो बौखला रहे हैं जिन्होंने सोचा नहीं था कि दिन आएगा। वो पार्टियां हैं जो उनकी पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा, उनकी पार्टी का नाम नहीं रहा, अलग अलग नाम के लेकर के चल रहे हैं, उनके अंदर बौखलाहट है। यहाँ कोई बौखलाहट नहीं है। और मैं फिर इसी को जोड़ते हुए कहा हूँ, जब भी महापालिका, जिला परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होगा, पूरे महाराष्ट्र में हर जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारा ये एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, अजीत पवार जी के नेतृत्व में, जहां भी होगा मिल करके पूरे के पूरे जिले, पूरे महापालिका, हमारी जो ये हमारी महायुति है, इस महायुति के लोग मिल करके लाएंगे। और महापालिका खास करके मुंबई, थाना, मीरा रोड, बसई विरार, भिवंडी, कल्याण, आपका पनवेल, नई मुंबई, ये सारे जो हैं, जो कभी किसी और के पास हुआ करते थे, मुंबई किसी और के पास हुआ करते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा फहराएगा। दोनों हमारी पार्टी के साथ, हमारे शिवसेना के नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे जी और राष्ट्रवादी का नेतृत्व करने वाले हमारे अजीत पवार जी, उस कमल के साथ एक तरफ धनुष बाण खड़ा है, दूसरी तरफ घड़ी खड़ी है। घड़ियाल जो है, घड़ी जो है वो समय बताएगी। धनुष बाण जो असामाजिक लोग हैं, जो विकास को रोकना चाहते हैं, उधर बाण चलाएगी। और मिल करके एक महाराष्ट्र नंबर 1 था, नंबर 1 करने की दिशा में है। और मैं कह सकता हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की, उनकी जो काम करने की शैली है, जो काम करने का तरीका है, ये उसी तरह काम करते हैं। बादल बन के गरज के बरसते नहीं हैं, ओस की तरह रात में गिरते हैं और सवेरे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उसी ओस की तरह उन तमाम विकास कामों को लेकर के आप देख लीजिए।
आज मुंबई जाने में ये किसका सपना था? ये देवेंद्र फडणवीस साहब का सपना था। 18 मिनट में मात्र बांद्रा सी लिंक से हम मरीन ड्राइव जा करके उतरते, मात्र 18 मिनट में। ये कभी सोचा था? 2-2 ढाई घंटे लगते थे। आज सुबह मुझे जाना था, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकिशोर बावनकुले जी जो हमारे महसूल मंत्री भी हैं, उनसे मिलना था। हमारा टाइम था 10 और 10:30 बजे जरूर आ जाइएगा। हमें निकलने में थोड़ी देर हुई, लेकिन पता चला कि 10:10 पहुंच गए जी। यानी आधे घंटे में मैं घर से निकल करके नरीमन पॉइंट वहाँ मंत्रालय के सामने उनके जाके मिला। तो ये सुगमता जो है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब का सपना था। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं उनकी पार्टी में हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं कोई चाटुकारिता न कभी किया न करूँगा जी। लेकिन जो सच्चाई उसको बयान करने में अंदर से एक हिम्मत लगती है, अंदर से बोलने का एक उत्साह है। वो उत्साह है कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुंबई के बारे में इस ढंग का विकास सोचा। उनको साधुवाद, उनको प्रणाम। इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद में देवेंद्र फडणवीस जी को, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, चाहे एकनाथ शिंदे जी चाहे अजीत दादा पवार हो, इसी ढंग से मिलकर काम करेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे काम करते हैं, इसी की कल्पना महाराज कर रहा था, मैं भी कर रहा था। आज वो सपना साकार दिखाई पड़ रहा है और आगे आप देखेंगे कि जो विकास के काम है, जिस गति शुरू हो रहा है, कुछ ही समय में उसके नतीजे बाहर आएंगे। फिर से मैं ये जो मुद्दा है, भारत का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। समय समय पर हमारी सरकार के बीच में, जनता के बीच में आप एक ऐसी कड़ी बनी हुई है कि लोगों को दिशा देने का काम, जहाँ रुकावट आती है आप सबसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद कृपा जी, आपने बहुत अपना कीमती समय हमको दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कृपा शंकर सिंह जी। हम इनसे राजनीति भी बात कर रहे थे और महाकुंभ के बारे में बात किए। तो देखा जाए तो आस्था का जो केंद्र है, प्रयागराज जाने में कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह से बता रहे हैं। हाँ, कुछ भीड़ जब हो जाती है तो अव्यवस्था थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर हम नियमों का पालन करें तो कोई अव्यवस्था नहीं लगती है। थोड़ी समय लगता है, लेकिन जो कुछ पाने के लिए तो कुछ होना ही पड़ता है। रही राजनीति की बात, तो देख जिस तरह से महाराष्ट्र का विकास इस समय हो रहा है, आगे भी होगा और उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र में ऐसे ही विकास बनता रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहे। क्योंकि भीड़ जो है जिस तरह से बढ़ रही है महाराष्ट्र में भी और मुंबई में भी, उसके लिए विकास ही एकमात्र है जिसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो धन्यवाद सर, हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न रहेगा, आपका कोई प्रतिक्रिया रहेगा, फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।